वक्त अमेरिका से लेकर पश्चिम एशिया तक की सियासत में एक नाम बहुत तेजी से उभर रहा है, वो है जेडी वेंस का। सीज फायर, बातचीत और फिर उसका फेल होना, इन सब के बीच वेंस की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या उन्हें एक मुश्किल मिशन में आगे किया गया था या फिर वो खुद इस कूटनीतिक दांव में फंस गए? क्योंकि अब चर्चा सिर्फ ईरान और अमेरिका की नहीं बल्कि उस चेहरे की है जिस पर इस पूरी असफलता का ठीकरा फूटता नजर आ रहा है। क्या जेडी वेंस को बलि का बकरा बनाया गया? क्या ट्रंप के सियासी पैंतरे में फंसे जेडी वेंस? क्या इमेज बचाने को बनाया गया चेहरा? जब दुनिया की नजरें डोनाल्ड ट्रंप, बेंजामिन नेतन्याहू और मुस्तफा खामेनेई पर टिकी है, तब एक और चेहरा चर्चा में तेजी से उभरा है, जेडी वेंस। इस पूरी कूटनीतिक कवायद में वेंस को फ्रंट लाइन पर रखा गया, लेकिन नतीजा असफलता के रूप में सामने आया। अब सवाल उठ रहा है कि क्या उन्हें एक ऐसे मिशन में धकेला गया जहां सफलता की संभावना पहले से ही कमजोर थी। बातचीत के दौरान नाकाबंदी और सैन्य कार्रवाई जैसी घटनाएं जारी रही, जिससे समझौते की जमीन पहले ही कमजोर हो चुकी थी। ऐसे हालात में वेंस की भूमिका सिर्फ एक प्रतिनिधि तक सीमित रह गई, लेकिन असफलता का ठीकरा उन्हीं पर फूटता नजर आ रहा है। हालांकि इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन सियासी गलियारों में यह चर्चा तेज है कि क्या ये एक सोची समझी रणनीति थी। ऐसा इसलिए क्योंकि भले ही जेडी वेंस को ट्रंप की तरफ से इस बातचीत का चेहरा बनाया गया, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी उतना ही अहम है। डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर बढ़ाने का ऐलान किया, लेकिन साथ ही ईरान के खिलाफ आर्थिक और समुद्री नाकाबंदी जारी रखने का भी फैसला बरकरार रखा। इससे साफ संकेत गया कि अमेरिका बातचीत के साथ साथ दबाव की नीति भी जारी रखना चाहता है। इसके अलावा 19 अप्रैल को ओमान की खाड़ी के पास अमेरिकी नौसेना द्वारा ईरानी कार्गो जहाज टोस्का को कब्जे में लेना भी हालात को और बिगाड़ने वाला कदम साबित हुआ। इन फैसलों में जेडी वेंस की भूमिका सीमित मानी जा रही है, क्योंकि ये बड़े रणनीतिक निर्णय सीधे व्हाइट हाउस और सैन्य नेतृत्व स्तर पर लिए गए। यही नहीं, खबर तो ये भी है कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान अमेरिका में जेडी वेंस की लोकप्रियता में खासी गिरावट देखी गई। कुछ सर्वे संकेत देते हैं कि कूटनीतिक असफलताओं का असर सीधे उनकी छवि पर पड़ा है, जबकि फैसलों की डोर व्हाइट हाउस के शीर्ष स्तर पर ही रही। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जब भी कोई बातचीत नाकाम होती है तो सबसे पहले सामने वाले चेहरे को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। ऐसे में वेंस एक आसान लक्ष्य बनते नजर आए। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक तौर पर वेंस का समर्थन किया है और वेंस का रुख भी उनके साथ है, लेकिन अंदर खाने की रणनीति क्या थी, इस पर अब भी सवाल बरकरार है। यही वजह है कि ये पूरा मामला सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि इमेज मैनेजमेंट की राजनीति के रूप में भी देखा जा रहा है। और इस बीच सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर किसके फरमान पर आईआरजीसी चल रहा है? क्या वो नए कमांडर इन चीफ अहमद वाहिदी हैं, जो पर्दे के पीछे से अमेरिका के साथ होने वाली बातचीत की रूपरेखा तय कर रहे हैं? वाहिदी क्यों इतने अहम हैं, इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। दो 2025 में इजरायली हमले में आईआरजीसी के चीफ हुसैन सलामी मारे गए थे और 28 फरवरी 2026 को उनके बाद के चीफ मोहम्मद पाकोर भी इजरायली बमों का शिकार हो गए। लगातार 2 बड़े कमांडरों की मौत के बाद 1 मार्च 2026 को अहमद वाहिदी ने आईआरजीसी की कमान अपने हाथों में ले ली।
वाहिदी ने कमांडर बनने के साथ ही मिलिट्री काउंसिल का गठन किया, जिसमें ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के एक सेक्रेटरी मोहम्मद बाघेर जोलगद्र और सुप्रीम लीडर के मिलिट्री एडवाइजर मोहसिन रेजाई शामिल थे। गालिबाफ तेहरान के मेयर रह चुके हैं, IRGC की एयरफोर्स के कमांडर भी रह चुके हैं और अब भी इस मिलिट्री जुंटा यानी कि सैन्य शासन का राजनीतिक चेहरा बन गए हैं। मोहसिन रेजाई और जोलगद्र पुराने जनरल हैं, यानी अभी ईरान पर जिसकी कमान देखी जा रही है उसमें कोई भी मॉडरेट या नरमपंथी नेता नहीं दिखाई दे रहा। फिलहाल वाहिदी की अगुवाई में मिलिट्री काउंसिल ही इस जंग में फैसले ले रही है। ईरान के चुने हुए प्रेसिडेंट मसूद पजेश्कियन के साथ वॉर में चल रहे इस मुल्क की पूरी सिविलियन सरकार को किनारे कर दिया गया। इसका एक नमूना तब देखने को मिला जब प्रेसिडेंट पजेश्कियन ने इस्लाम खतीब की जगह हुसैन देगान को ईरान का नया इंटेलिजेंस मिनिस्टर बनाने की कोशिश की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अहमद वाहिदी ने बीच में ही आकर प्रेसिडेंट के इस फैसले को सीधा वीटो कर दिया और प्रेसिडेंट की लिस्ट खारिज कर दी। ये साफ दिख रहा है कि युद्ध चलता रहा तो ईरान की इकोनॉमी 3 हफ्तों से 1 महीने के भीतर पूरी तरह तबाह हो जाएगी। और देखिए, इजराइल इस समय एक साथ कई मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है, जिससे उसकी वॉर मशीन पर भारी दबाव बन गया। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले से गाजा युद्ध शुरू हुआ, जिसके बाद हिजबुल्लाह ने उत्तरी मोर्चा खोल दिया और हूती ने रेड सी में जहाजों को निशाना बनाया। अब सवाल है कि क्या इजराइल अपनी ताकत से ज्यादा युद्ध लड़ रहा है, और अगर ऐसा है तो इसका अंजाम भविष्य में क्या होगा। युद्ध के 3 मोर्चों पर घिरे इजराइल के लिए ये युद्ध अब गले की फांस बन गए हैं। ये सिर्फ जंग नहीं, ये ओवरलोडेड वॉर मशीन है। इतिहास गवाह है, जो देश एक साथ कई मोर्चों पर लड़ता है वो या तो सुपर पावर बनता है या फिर टूट जाता है। सवाल है, क्या इजराइल अपनी ताकत से ज्यादा लड़ाई लड़ रहा है? 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने बड़ा अटैक किया, गाजा वॉर शुरू हुई। इसके बाद मल्टी फ्रंट वॉर की शुरुआत हो गई। 8 अक्टूबर 2023 को हिजबुल्लाह ने रॉकेट दागे, इजराइल के नॉर्दर्न फ्रंट पर जंग शुरू हो गई। अक्टूबर नवंबर 2023 और फिर मार्च 2026 में हूती ने रेड सी में शिप को टारगेट किया, यहां भी एक मोर्चा खुल गया। सितंबर 2024 में हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया, पेजर ब्लास्ट हुए, हसन नसरल्लाह पर टारगेट अटैक किए। जून 2025 में पहली बार ईरान और इजराइल के बीच सीधी जंग शुरू हुई। 28 फरवरी 2026 को इजराइल और अमेरिका ने साथ मिलकर के ईरान पर हमला कर दिया। इसके बाद जंग कई मोर्चों पर खुल चुकी है। ईरान और लेबनान के मोर्चों पर कागजों में सीज फायर है, लेकिन अंदर ही अंदर युद्ध की आग बढ़ती जा रही है। लेबनान के मोर्चे पर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तो कभी जंग खत्म ही नहीं हुई। सबसे बड़ा सवाल अब ये कि अगला हमला सीधे तेहरान पर होगा। अगर अमेरिका और इजराइल ने तेहरान पर हमला कर दिया तो ये सिर्फ हमला नहीं होगा, बल्कि ये होगा युद्ध का विस्फोट, क्योंकि ईरान फिर चुप नहीं बैठेगा। اونجا به هیئت آمریکایی گفتم تو این مرزیم اگر از این جلوتر بیاد قطعا میزنیم. 15 دقیقه فقط از ما وقت خواستن. گفتم آره حالا 15 دقیقه وقت بدیم، ما دستور میدیم که برگردن و دستور ये जंग एक बार फिर पूरे मिडिल ईस्ट में शुरू हो जाएगी। तेल ठिकानों पर फिर हमले होंगे, तेल की सप्लाई ठप हो सकती है, दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। तो क्या नेतन्याहू ये सब जानते हुए भी आगे बढ़ रहे हैं? क्या इस बार दुनिया को बड़ा आर्थिक झटका लगने वाला है? लेकिन क्या ईरान को हराना इतना आसान है? ईरान की असल ताकत आखिर क्या है? तेहरान सिर्फ बयान नहीं दे रहा, उसके पास है बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, ड्रोन नेटवर्क और पूरे मिडिल ईस्ट में प्रॉक्सी ग्रुप।
और सबसे बड़ी बात, ईरान ने कई बार दिखाया है कि वो सीधे हमला करने से पीछे नहीं हटता। क्या इस बार टकराव सीधा और खुला होगा? इजराइल की ताकत उसकी टेक्नोलॉजी और मिलिट्री है, लेकिन लंबी जंग उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। रिजर्व फोर्स पर दबाव बढ़ता जा रहा है, आर्थिक बोझ भी बढ़ रहा है। देश के अंदर से सवाल ऐसे में खड़े हो रहे हैं। कोई भी देश लगातार मल्टी फ्रंट वॉर लंबे समय तक नहीं लड़ सकता। क्या यही इजराइल की सबसे बड़ी परीक्षा बनने जा रही है? तेहरान भी तैयार है, हॉर्मुज़ सुलग रहा है, लेबनान जल रहा है और नेतन्याहू बुलेट प्रूफ आउटफिट में घूम रहे हैं। सवाल अब और भी खतरनाक हो गया है। क्या यह सिर्फ एक और जंग है या वो आग है जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती है? और देखिए, ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रीट में तेल के जहाजों पर भयानक हमले शुरू कर दिए हैं। रेवोल्यूशनरी लड़ाकों ने 2 जहाजों को गन बोट से दहलाकर कब्जा कर लिया। और इसके साथ ही ईरान का अगला टारगेट खाड़ी देशों का डिजिटल नेटवर्क बताया जा रहा है। ईरानी मीडिया पर्शियन गल्फ की रिपोर्ट के अनुसार समुद्र के अंदर बिछे इंटरनेट केबल को ईरान निशाना बनाने की तैयारी में है। इधर अमेरिका इजराइल ने रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के चीफ जनरल वहीदी को सबसे बड़ा टारगेट बनाया। ईरान में ट्रंप का युद्ध जिस कमांडर से है, उसका चेहरा सामने आ गया है। नेतन्याहू को ईरान में जिस जनरल से निपटना है, उसका पता लग गया है। ईरान का वॉर कमांडर उस धुरंधर का भी बॉस है, जिसके लिए खूंखार कुद्स लड़ा के मर मिटते हैं। ये नाम है मेजर जनरल अहमद वहीदी। उनका ओहदा ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के बॉस का है। वो अमेरिका इजराइल युद्ध के वॉर कमांडर के तौर पर कुख्यात हो गए हैं, जिसने ट्रंप की धड़कनें बढ़ा रखी है, जिसने नेतन्याहू की टेंशन 2 गुनी कर दी है, जिसने खाड़ी देशों की वजीहत कर डाली है, जिसने अमेरिका से समझौता नहीं युद्ध को चुना। ये वही कमांडर है, ईरान का सुपर लड़ाका अहमद वहीदी। इसी के इशारे पर यह युद्ध दोबारा शुरू हुआ है। कमांडर वहीदी ने इस्लामाबाद में जनरल मुनीर को राह ताकने पर मजबूर कर दिया। कमांडर वहीदी ने ट्रंप को सीज फायर बढ़ाने के लिए बेबस किया है। कमांडर वहीदी तय कर रहे हैं कि जंग कहां तक की जाएगी। उन्होंने ऑर्डर दे रखा है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट से अमेरिका को खदेड़ भगाने तक हमला होगा। वहीदी ने ऐलान किया है कि हॉर्मुज़ में जो आए उसे तबाह करना है। ट्रंप के नए डील ऑफर के बाद भी कमांडर वहीदी का गुस्सा शांत नहीं हुआ है और इस वजह से हॉर्मुज़ तेल गलियारे में ईरान ने बड़ा एक्शन ले लिया है। ईरान के रेवोल्यूशनरी लड़ाकों ने 2 जहाजों पर हमला कर दिया। ब्रिटिश रॉयल नेवी के मुताबिक 22 अप्रैल को हॉर्मुज़ में ईरान ने 3 जहाजों पर हमला किया। इसके साथ ही ईरान ने ओमान तट पर एक जहाज को गनबोट से धुआं कर दिया। ईरान का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, हॉर्मुज़ से ट्रंप नाकाबंदी हटाएं, ईरान की बनाई शर्तों पर हामी भरें, फिर ईरान समझौते पर सोचेगा। अगर इस बीच अमेरिका इजराइल ने ईरान पर हमले की गलती की तो फिर बदला किस तरह से लिया जाएगा, अब जरा ये भी सुन लीजिए। سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در پی تهدیدهای مکرر رئیس جمهور امریکا و فرماندهان ارتش متجاوز و تروریست این کشور با تأکید بر آمادگی کامل هشدار داد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در صورت تجاوز و هر گونه اقدام علیه ایران اسلامی بلافاصله به اهداف از پیش تعیین شده قدرتمندانه هجوم می‌آورند و به امریکای متجاوز و رژیم کودککش صهیونیستی شدیدتر از قبل درس عبرت دیگری خواهند داد. अमेरिका की नाकेबंदी के बावजूद हॉर्मुज़ में ईरान पूरी तरह से हावी है। ईरान के लड़ाकों ने हॉर्मुज़ में जिन 2 जहाजों को जब्त किया उसकी डिटेल भी रिलीज की है, साथ ही इनको कब्जे में लेने की एनिमेशन फिल्म भी दिखाई है। रिवोल्यूशनरी गार्ड्स नेवी ने बताया
कि MSC फ्रांसिस्का और एपामिनोनिंडास नाम के 2 जहाजों को पकड़ा गया, क्योंकि इन जहाजों ने बिना जरूरी परमिट के हॉर्मुज में घुसकर सिक्योरिटी ब्रीच की है। ईरान ने आरोप लगाया कि इन जहाजों ने नेविगेशन सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की थी। वहीं ओमान से 15 नॉटिकल मील दूर उत्तर पूर्व में लाइबेरिया के झंडे लगे जहाज को ईरान ने गनबोट से दहला दिया। यानी लड़ाई फिर से छिड़ गई है। यूनाइटेड नेशन में ईरान के दूत अमित सईद इरावनी ने धमकी दी कि जब तक ट्रंप के जंगी जहाज ईरान के करीब मंडराते रहेंगे, ये युद्ध नहीं रुकेगा। Will start again? We hope so. We don't know. We are ready for that. It depends on the United States. If they broke the blockade, I think that the next round of the negotiation will take place. अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। ट्रंप का यह दावा है कि इनके ब्लॉकेड से ईरान आर्थिक रूप से टूट रहा है। हॉर्मुज स्ट्रीट बंद होने से हर दिन $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है और ईरान ने अपने दावों को खारिज करते हुए 2 के बदले 3 जहाज कब्जे में ले लिए। इधर ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उनके लगाए ब्लॉकेड से ईरान कंगाल हो गया है। ट्रंप ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से ईरान आर्थिक रूप से ठहर चुका है। ईरान इसीलिए डील के लिए गिड़गिड़ा रहा है। ट्रंप ने यह भी बताया कि ईरान को हर दिन $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। हालांकि ट्रंप के दावों की धज्जियां उड़ाकर ईरान ने 2 के बदले 3 जहाजों पर कब्जा कर लिया। अमेरिका ने ईरान के ये 2 जहाज कब्जे में ले रखे हैं। एक है तौस्का और दूसरा MT तिफानी। ईरान ने धमकी दी कि हॉर्मुज स्ट्रेट इजराइल के लिए पूरी तरह बैन है। मतलब ईरान और ओमान के बीच 167 किलोमीटर लंबा, 40 किलोमीटर चौड़ा हॉर्मुज तेल गलियारा युद्ध का एपिसेंटर बन गया है। कमांडर वाहिदी का प्लान ट्रंप को हॉर्मुज फ्रंट पर फंसाए रखना है, जिससे ज्यादा से ज्यादा समय का इस्तेमाल हथियारों को जुटाने में किया जाए। तेहरान में मिसाइलों की परेड निकालकर ईरान ने यह जता दिया कि उसके रॉकेट गोदाम पहले से कहीं ज्यादा भरे हुए हैं। इस बीच सीज फायर एक्सटेंशन बढ़ाने के पीछे भी अमेरिका की दलील सामने आई है। अमेरिकी न्यूज आउटलेट एक्सियोस की रिपोर्ट में जानकारी दी गई कि ट्रंप ने ईरान में अंदरूनी गुटबाजी खत्म करने के लिए समय सीमा को बढ़ाया है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि IRGC के बड़े कमांडरों की मिलिट्री काउंसिल सब कंट्रोल कर रही है। खामनेई ऊपर जरूर हैं, लेकिन उन तक पहुंच के लिए पॉलिटिकल लीडरशिप इस वक्त IRGC और उसकी मिलिट्री काउंसिल पर निर्भर है। सवाल ऐसे में ये है, क्या फैसले IRGC या जनरल अहमद वहीदी ले रहे हैं? कालीबाफ से लेकर अराकची तक सब सीज फायर पर वही रुख आगे कर रहे हैं जो वाया IRGC उन तक पहुंच रहा है। जनरल वाहिदी का दबदबा ईरान में आज से नहीं है। वो अली खामनेई के भरोसेमंद हैं। उन्हें कमांडर सुलेमानी का खास कहा जाता है। ईरान के इस वॉर कमांडर ने बड़ी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई है। जनरल वाहिदी इब्राहिम रईसी के कार्यकाल के दौरान ईरान के गृह मंत्री थे। महमूद अहमदी नेजाद के राष्ट्रपति पद पर रहने के दौरान वाहिदी रक्षा मंत्री के पद पर भी रहे। जनरल अहमद वाहिदी पहले कुद्स फोर्स के कमांडर रह चुके हैं। वो भी कासिम सुलेमानी की इस एलिट यूनिट के कमान संभालने के पहले की बात है। अर्जेंटीना में 1994 में हुए AMIA बम धमाके के मामले में भी इंटरपोल ने वाहिदी को वांटेड करार दिया था। जनरल वाहिदी की सोच सुप्रीम लीडर अली खामनेई से मेल खाती है। वाहिदी अमेरिका और इजराइल से समझौते के सख्त खिलाफ बताए जाते हैं। हॉर्मुज पर उनकी बनाई शर्तें ये बता रही है कि ट्रंप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, युद्ध रुकने वाला नहीं है। ईरान की संसद ने हॉर्मुज पर कंट्रोल के लिए 12 पॉइंट का एक बिल तैयार किया है। संसद से मुहर लगने के बाद ईरान कानूनन तरीके से हॉर्मुज पर कंट्रोल कर सकेगा। ईरान के नए बिल से सबसे ज्यादा नुकसान इजराइल और उसके करीबी देशों को होगा, जिसमें ग्रीस, UAE, सोमालीलैंड भी शामिल है। मेहर न्यूज के मुताबिक ईरान ने जो प्रस्ताव तैयार किया है उसमें हॉर्मुज को अपना हिस्सा बताया है। इस प्रस्ताव में कहा गया कि जिन देशों ने जंग में अमेरिका को नुकसान पहुंचाया है उनके जहाजों को हॉर्मुज से गुजरने की मंजूरी नहीं दी जाएगी।
इजराइल के दोस्त देश को अपने जहाज ले जाने के लिए ईरान की सर्वोच्च परिषद से इजाजत लेनी होगी। जब इजराइल पर संकट आएगा तो अमेरिका कहां चुप रहेगा? जाहिर है ट्रंप युद्ध से दूर नहीं रह सकते। कम से कम जनरल वैदी के वॉर कमांडर रहते। अमेरिका इजराइल को बराबर टक्कर मिलने की गारंटी दी गई है।